औषधियों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि 7A सेक्शन बात करती है। दुरुपयोग न किया जाए औषधियों का, इसको कंट्रोल करने के लिए इस निधि का क्रिएशन किया गया है। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निधि स्थापित करेगी जिसे राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि कहा जाएगा। इसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा। देखिए फंड की बात कर रहा है, जैसे मैंने एक अकाउंट खोला, अब वो अकाउंट में क्या जमा किया जाएगा? मेरे पापा कुछ पैसा भेजते हैं, वो अकाउंट में आएगा। स्टूडेंट कुछ पैसा भेजते हैं, वो अकाउंट में आएगा। अब तो सैलरी भी आएगी तो वो भी अकाउंट में आएगा। तो ये अकाउंट अपन ने बना रखा है, तो उसी तरह इन्होंने एक फंड बना दिया। फंड में क्या जमा होगा वो बता रहे हैं। वह रकम जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त संसद के विधि द्वारा विनियोग पश्चात उपलब्ध कराए। अब बजट आया है, बजट में कहा गया है कि औषधि नियंत्रण निधि में इतना 1000 करोड़ डाले जाएं, तो वो निधि आ जाएगी यहाँ पे। अध्याय 5A के अधीन संप्रेत किसी संपत्ति के विक्रय आगम, कोई संपत्ति जब्त की गई है नारकोटिक्स पदार्थ के संबंध में, तो उसके जो आगम होंगे वो भी यहाँ रखे जाएंगे। कोई अनुदान जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाएं। अब कोई व्यक्ति देता है कि हमें लग रहा है कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा ना, एक आदमी ने अभी सुनने में आया था, बिहार का था, उसने पता नहीं कितने 2000 किलोमीटर सड़क के गड्ढे भरे हैं। उसने सड़क के गड्ढे भरे हैं। उसका लड़का था, इकलौता लड़का था, गड्ढे खुदे हुए थे सड़क पे, वो गाड़ी अनियंत्रित हो गई गड्ढे के कारण और गिरने से डेथ हो गई थी। तो उसने सारा जीवन गड्ढे भरने में रख दिया। वो कौन सा माझी है, उसकी पिक्चर देखिएगा आप लोग, क्या नाम है उसका, हाँ ध्यान नहीं आ रहा है। वो पहाड़ खोदता है, उसकी पत्नी मर जाती है, इलाज नहीं करा पा, दशरथ माझी। हाँ दशरथ माझी, हाँ हाँ दशरथ माझी। देखिए पहाड़ खोद देता है। अब उस गांव का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन क्या है, आदमी को क्या है, हम लोग बहुत प्रकृति खराब है, हम लोग फैसिलिटी सब लोग लेते हैं, लेकिन जिसने उस फैसिलिटी तक पहुंचाया उसकी तो कदर ही नहीं करता इंसान। ऐसी स्थिति है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि संप्रहित की गई संपत्ति जो अपराधी अफीम के साथ, जैसे कार गाड़ी अपन ने जब्त की, उसको बेचते हैं, उससे जो पैसे आते हैं वो इस फंड में डाल दिए जाते हैं। कोई अनुदान जो किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा दिए गए, कोई व्यक्ति है जो पैसा दे रहा है ऐसी निधि के लिए जहाँ पे व्यक्तियों का सुधार किया जाता है, तो वो यहाँ पर डाल दिए जाते हैं पैसे। कोई संस्था देती है, बहुत बड़े बड़े जैसे टाटा बिरला टाइप के, मुकेश अंबानी टाइप के लोग हो गए, जी ऐसी संस्थाओं को फंड देते हैं, जनहित में फंड होते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं। कैसे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता इस फंड पे, टैक्स देंगे तो टैक्स में चला जाएगा पैसा। इससे अच्छा अपन इन पे दे दो, धार्मिक कार्यों में दे दो, जहाँ पे किसी के कल्याण हो, ऐसे में खर्च कर देना चाहिए। जब बहुत पैसे कमाओ तो 10% खर्च करते रहो, क्या फर्क पड़ता है बताओ। तो ये अच्छा भी है, किसी गरीब आदमी का 2 टाइम खाने की व्यवस्था हो जाए, उसका रहेब हो जाए, इन चीज़ों से, एडिक्ट चीज़ों से निकल जाए, तो कितना अच्छा है। निधि का उपयोजन केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए किए गए उपायों के संबंध में उपलब्ध व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा। अब ये जमा करने वाली बात क्लॉज 1 बता देती है। अब ये कह रहा खर्च कहाँ करेंगे, वो क्लॉज 2 बताती है कहाँ खर्च करेंगे ऐसे फंड का। अब आपका पैसा, पापा का पैसा या मेरी सैलरी अकाउंट में आ गई, अब हम खर्चे कहाँ करेंगे? हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं कुछ, उसमें हम वो खर्चे करेंगे। कुछ परचेज करना है, कुछ सामान लाना है, कुछ लेना है, यही में तो हम लोग पैसा खर्च करते हैं कि हमारा एक निश्चित रोटेशन होता है। जैसे हम घर में रह रहे, तो मिनिमम मान के चलिए आप इंदौर में रह रहे तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो आपको मंथली चाहिए पॉकेट मनी के लिए, नहीं चाहिए? अच्छा अब कहीं बैठ जाओ ना, कॉफ़ी भी पीते हैं, अगर 2 लोगों ने कॉफ़ी पी ली तो मान लो 100 रुपये चाहिए अपन को। तो पर डे अगर गाड़ी से आप निकल गए ना, तो 500 रुपये पॉकेट में होना चाहिए। अगर गाड़ी से आप राजवाड़ा ही गए, कुछ नहीं लेना है, बस जाना है, मिल के आना, तो 500 पॉकेट में होना चाहिए। 500 से कम है क्या मालूम, टायर पंचर हो जाए तो टायर कैसे डलवाएंगे क्यों? तो 500-1000 रुपये, मतलब 5-7 हज़ार रुपये तो अपन को खर्चा चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे है। देखिए स्वापक औषधियों, मना प्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम करना। अवैध व्यापार होती है उसकी रोकथाम में खर्च करेंगे, जो हम पुलिस फोर्स लगाएंगे वो खर्च किया जाएगा, पेमेंट करेंगे इसी से। स्वापक औषधियों मनापाई पदार्थों के दुरुपयोग का नियंत्रण करना, एब्यूज हो रहा है इनका, उसका नियंत्रण करना। व्यसनियों की पहचान करना, उपचार करना, पुनर्वास करना। जो एडिक्ट पर्सन है उनको पहचान करेंगे, उपचार पुनर्वास करेंगे, फिर से समाज में स्थापित करेंगे उन्हें। औषधि के दुरुपयोग का निवारण करना, औषधि के दुरुपयोग के विरुद्ध जनता को शिक्षित करना और व्यसनियों को औषधि प्रदान करना, दवाइयाँ देना व्यसनियों को जिससे उनको सुधार हो सके। केंद्रीय सरकार सब क्लॉज 3 में
उस सरकार को सलाह देने के लिए और केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित सीमा के अधीन रहते हुए उक्त निधि से धन निकालने की मंजूरी देने के लिए एक ऐसे शासी निकाय का जैसा वह ठीक समझे गठन करेगी। तो यहाँ पे देखिएगा केंद्रीय सरकार शासी निकाय का गठन करती है, किसमें? सेक्शन 3 के। चौथा, शासी निकाय में एक अध्यक्ष जो केंद्रीय सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और 6 से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको नियंत्रित करने के लिए निधि को पैसे निकालना है। आपने देखा ना, जब अपन लोग देखते हैं कौन से फंड है, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है। वो जब वो करती है, परमिशन देती है, राष्ट्रपति की भी अनुमति लगती है, तो पैसा निकलता है। ऐसे नहीं निकल जाता कि कोई भी आए विड्रॉ कर लिया। तो ये शासी निकाय क्या होगा? इसको कंट्रोल करेगा निकाय को। इसमें एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे जिनका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करेगी। इसको अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने का अधिकार है। तो फंड के ऊपर अपन एक बॉडी बना के रखेंगे जिससे फंड का दुरुपयोग ना हो। ध्यान दीजिए, जैसे पैसा है, अब पैसा है तो पैसे में अपन लोगों ने क्या कर लिया कि एक क्राइटेरिया बना लिया कि इतना खर्चा है, 2-4 10 हज़ार ये एक्स्ट्रा है, इमरजेंसी होगी तो उसमें खर्च कर सकते हैं अपन। तो ऐसा अपन लोग यहाँ बना लेते हैं। तो ऐसे ये निकाय है, ये सब ध्यान देगी इन चीज़ों को कि पैसे को कैसे सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए। सेक्शन 7B, निधि के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट। जो भी खर्चे किए जाएंगे, आवक जावक होगा निधि में, वार्षिक रिपोर्ट इसकी प्रस्तुत की जाएगी केंद्र सरकार वित्त पोषित क्रिया लेखा जोखा दिया जाएगा। किसको? केंद्र सरकार को दिया जाएगा वित्तीय वर्ष के दौरान। तो ये बजट के दौरान या हर साल आपको ये दिया जाएगा वित्तीय वर्ष। चैप्टर 3 8 से 14 तक प्रतिषेध नियंत्रण और विनियमन की बात करती है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुलसी का पौधा आपने आंगन में लगा लिया, आप गांजे का पौधा लगा लें। हमने कुछ लोगों के घर में गांजे के पौधे देखे हैं आंगन में लगे हुए। पहले पता नहीं चलता, जब वो उसमें बर्ड्स आ जाती तो खुशबू आने लगती, महकने लगता है गांजा। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा महकने लगा फिर काट पीट कर रख लेते हैं, गांजे के तौर पर बेच दिया या सदुपयोग किया। गांव में मैंने देखा कि कुछ लोग क्या करते हैं, फसलों के खेत के बीचों बीच गांजा बो देते हैं। इस तरह की भी गतिविधियां देखने को आती हैं। नार्कोटिक्स वाले करते हैं, छोटी मोटी 1-2 पौधे के लिए तो कोई आएगा नहीं, लेकिन शिकायत अगर कोई कर देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसी को रेगुलेट करने की ये बात करती है सेक्शन 8 से 14 तक। देखिए, कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति किसी कोका के पौधे की खेती, कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या अफीम पोस्ट या किसी कैनबिस के पौधे की खेती या किसी स्वापक औषधि मनोवायु पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण आदि चिकित्सीय वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए, गोला कीजिए, चिकित्सीय वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए और इस अधिनियम में इसके अधीन बनाए गए नियमों, निकाले गए आदेशों, उपबंधों के अधीन रीति में विस्तार तक ऐसी किसी दशा में जहां ऐसी किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत अधिकार के रूप में कोई अपेक्षा अधिरोपित की गई है, वहां ऐसी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत प्राधिकार के निबंधों और शर्तों के अनुसार भी करेगा, अन्यथा नहीं। तो जो अनुज्ञा में शर्तें हैं, प्राधिकार है, उनके अनुसार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। परंतु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए गांजा के उत्पादन के लिए कैनबिस के पौधे की खेती या चिकित्सीय वैज्ञानिक प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, परंतु गांजा के उत्पादन के लिए कैनबिस के पौधे की खेती और गांजा के उत्पादन, चिकित्सीय वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग आदि के लिए प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट करे। परंतु यह और की इस धारा की कोई बात अलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्त ऋण के निर्यात को लागू नहीं होगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, परंतु को यहाँ से ओटी बन सकता है कि अलंकारिक प्रयोजन के लिए उसको लागू नहीं होगी। तो कुल मिला के ये प्रतिषेध करता है, क्या प्रतिषेध करता है कि आपको अगर कोका के पौधे की खेती करना है, कोका के भात का संग्रह करना है, अफीम पोस्ट की खेती करना है, कैनबिस की खेती करना है, इनके उत्पादन, विनिर्माण, यातायात, विक्रय कुछ करना है, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट बताती है धारा 8 कि केंद्र सरकार लाइसेंस देगी, वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे।
लेकिन कई बार क्या होता है, अफीम की डंडियाँ जो होती हैं, टहनियाँ जो होती हैं, उसको सजावटी काम में लाया जाता है, सजावट के काम में लाया जाता है, अलंकारिक प्रयोजन के लिए, मतलब सजावटी काम के लिए निर्यात किया जाता है बड़े मात्रा में। तो वो यहाँ पे इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। घास फूस है, आप ले जा सकते हैं उसको, इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। उसमें सब्सिस्टेंस नहीं होता है अफीम का, टहनियों। 8A 2001 में जोड़ी गई 8A, अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध। ये कह रहे कुछ अपराध से जुड़ी हुई बातें आप नहीं करेंगे यहाँ पे इनके उत्पादन विक्रय के संबंध। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति का यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति उस संपत्ति का अवैध एवं छिपाने या उसके रूपांतरण के प्रयोजन के लिए, उस अपराध के किए जाने में किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए या विधिक परिणामों से बचने के लिए इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानीय विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से या ऐसे अपराध में भाग लेने के किसी कार्य से व्युत्पन्न की गई परिवर्तन या अंतरण नहीं करेगा, परिवर्तित नहीं करेगा, अंतरण नहीं करेगा। किसी संपत्ति की सही प्रकृति, स्रोत, अवस्थिति बेन को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश के किसी अन्य तत्स्थानीय विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से व्युत्पन्न की गई है, नहीं छुपाएगा, उसके रूप में नहीं बदलेगा। मतलब छिपाएगा भी नहीं, बदलेगा भी नहीं, ये भी नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा, अंतरण नहीं करेगा। कोई भी संपत्ति इस तरह की है जो अपराध से जुड़ी हुई है और ना उसे छुपाएगा ना रूप बदलेगा। जानते हुए किसी ऐसी संपत्ति को जो इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि की किसी अन्य तत्स्थानीय विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से व्युत्पन्न की गई थी, अर्जन नहीं करेगा, उसे कब्जे में नहीं रखेगा, उसका उपयोग नहीं करेगा। अर्जन नहीं करेगा, कब्जे में नहीं रहेगा, रखेगा, उपयोग नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ये सेक्शन 8 में। तो कुछ क्रियाकलाप पर रोक लगाई गई। जैसे आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा आप लोग ऐसा करेंगे, और साउंड बंद रखेंगे, स्पीकर बंद रखेंगे, वीडियो भी तभी ऑन करेंगे जब रिक्वायरमेंट की जाए। कैसे डिस्क वो होते हैं, डिस्क वो होते हैं, मतलब सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो अपन जनरल कम्युनिकेशन कर रहे तो चल ले तो कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लास में थोड़ा ही ऐसा रहता है, पर अटेंडेंस तो ज़रूरी है नहीं है, यहाँ पे आपको खुद अपनी अटेंडेंस फिल करना है। तो मेरी बातें आपको सुनना जरूरी है यहाँ पे, भले ना दिखाई दें वो चलेगा। अब सब लोग दिखाई देंगे तो आप सेंट्रलाइज फोकस नहीं कर पाएंगे। तो एक ही व्यक्ति दिखेगा तो उसको सेंट्रलाइज किया जा सकता है, उसकी बातों पर सेंट्रलाइज किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें यहाँ पर रोक लगाई गई हैं। कुछ चीज़ों पर आपको रोक लगाई गई, अपराध से जुड़ी हुई जो संपत्ति है उसके संबंध में आपको क्या करना है। 9, अनुज्ञा देने, नियंत्रण और विनियमन करने की केंद्र सरकार की शक्ति। जैसा कि इससे पता ही चल रहा है, जो परमिट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, केंद्र सरकार करता है इस एक्ट के अंतर्गत। धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा, मतलब जो लाइसेंस दिए जाते हैं तो उनके लिए केंद्र सरकार कुछ नियम बनाएगा, निम्नलिखित अनुज्ञा दे सकेगी, उसका विनियमन कर सकेगी, परमिट करेगा, रेगुलेट करेगा। किसके लिए करेगा? कोका के पौधे की खेती, उसके भाग का संग्रह करने के लिए, जब ऐसी खेती या संग्रह केवल केंद्रीय सरकार के लिए ही हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपने लिए करवा सकता है, खेती करवा सकता है, संग्रह करवा सकता है। कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विक्रय करने के लिए केंद्र सरकार के पक्ष में ये विक्रय किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अफीम की खेती, अफीम उत्पादन, विनिर्माण, पोस्त का उत्पादन, ऐसे पौधे जिससे चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया है, उत्पादित पोस्त ऋण का कब्जा रखने, आयात निर्यात संबंध में, भारत से निर्यात, राज्य सरकारों को विनिर्माण करने वाले रसायनों के विक्रय के लिए, अफीम के उत्पादों का विक्रय आदि, विनिर्मित औषधियों का विनिर्माण इत्यादि, आवश्यक स्वापक औषधियों का विनिर्माण, मनापी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा आदि, स्वापक औषधि, मनापी पदार्थों की भारत में आयात निर्यात या अंतरण, केंद्रीय सरकार का प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षित अन्य विषय हैं। तो ये कुछ लिस्टेड की गई है, इनको आप देखेंगे। कुछ नियम भी बनाए जा सकेंगे केंद्र सरकार द्वारा। तो ये मेजरमेंट आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आएगा तो इतना ही आएगा कि अनुज्ञा देने, नियंत्रण और विनियमन करने की केंद्र सरकार की शक्ति कौन सी धारा बताती है। तो आपको बताना है 9, परमिशन और रेगुलेशन केंद्र सरकार 9 में करता है। ये बस आपको बताना है सेक्शन 8 के अंतर्गत दी गई व्यवस्थाओं को। जैसे लाइसेंस दे दिया तो उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, किसको परमिट करेंगे कि आप इकट्ठा कीजिए, वो ये तो ये कुछ अधिकारी लगाएंगे और उनको सुपरविजन में रखेंगे। ऐसा नहीं वो प्रोडक्शन करें और कहीं और बेचें।
ये चीज़ है, इसको पढ़ने लायक नहीं है, आप देख लीजिएगा। 9A, नियंत्रित पदार्थ को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति। नियंत्रित पदार्थ को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति। यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी स्वापक औषधि या मनापाई पदार्थ को उत्पादन या विनिर्माण में किसी नियंत्रित पदार्थ के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, समीचीन है, तो गोला कर लीजिए कि लोक हित में आदेश द्वारा उसके उत्पादन, विनिर्माण, प्रदाय और वितरण, व्यापार वाणिज्य को विनियमित या प्रतिसिद्ध करने का उपबंध कर सकेगी। विनियमित कर सकेगी, रेगुलेट कर सकेगी या प्रोहिबिट कर सकेगी। उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके अधीन किया गया कोई आदेश किसी नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन इत्यादि की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्यथा विनियमित करने, क्रय को उपबंध कर सकेगी। क्रय कैसे किया जाना, इसको उपबंध कर सकेगी। तो ये भी आप देखिएगा, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, कंट्रोल और रेगुलेट पदार्थ हैं, उनके संबंध में केंद्र सरकार का पावर है कुछ काम करने का, बस इतना ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 10, अब ये भी देखो सेक्शन 9 जैसी है। सेक्शन 9 में अपन ने देखा केंद्र सरकार का पावर है रेगुलेट करने का और कंट्रोल करने का। यहाँ पे राज्य सरकार का पावर है रेगुलेट और कंट्रोल करने का। कैसे, ये समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार ने कहा कि आप अफीम का उत्पादन कीजिए, हम लाइसेंस दे रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश सरकार भी लाइसेंस दे सकते हैं कि अफीम का उत्पादन कीजिए। मंदसौर में अफीम सबसे ज़्यादा होती है एमपी में, क्वेश्चन आता है जीएस में, सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ पे होती है, मंदसौर में। और सबसे ज़्यादा गांजा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, कौन बताएगा, कौन सा है गांजा उत्पादक जिला, कौन सा है? खंडवा भैया। हाँ, खंडवा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, खंडवा में सबसे ज़्यादा गांजा उत्पादन होता है। अफीम का उत्पादन मंदसौर में होता है सबसे ज़्यादा एमपी में, ये ध्यान दीजिएगा। ओटी बनता है इसमें, पीएससी में कई बार पूछा गया। इसको हम छोड़ रहे हैं। सेक्शन 10 को 9 की भांति बिल्कुल सेम लिखी हुई है, सिर्फ राज्य सरकार का पावर यहाँ पे सेक्शन 10 में दिया गया है। अब आ जाते हैं सेक्शन 11 में, स्वापक औषधियों या मना प्रभावित पदार्थों। मिष्टी आवाज़ नहीं करो बेटा। स्वापक औषधियों, बच्ची मैं बीच के गेट लगा देता हूँ, इनकी आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट होंगे आप लोग। चलिए अब थोड़ा कम आवाज़ आएगी। देखिए, स्वापक औषधियों या मनापाई पदार्थ आदि का करस्तर में कुर्की के दायित्वाधीन न होना। 11 से लेकर 14 तक की धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं। कर योग्य, करस्तम या कुर्की के दायित्व के अधीन नहीं होंगे, कर योग्य नहीं होंगी और कुर्की नहीं किया जाएगा इनका। ये आप देखिएगा सेक्शन 11। किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए कोई स्वापक औषधि, मनापाई पदार्थ, कोका का पौधा, अफीम पोस्त, कैनबिस का पौधा किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश या डिक्री के अधीन किसी धन की वसूली के लिए या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा करस्तम या कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा। करस्तम या कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा। स्वापक औषधियों या मनापाई पदार्थों के ब्राह्य व्यवहार का निर्बंधन। देखिए, यहाँ पे ब्राह्य व्यवहार पर रोक लगाई गई है कि आप जो बेचना है, उत्पादन करना सब केंद्र सरकार के लिए करेंगे, आप राज्य सरकार के लिए करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को नहीं बेचेंगे आप। कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के पूर्व प्राधिकार से ही और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा निमित्त अधिरोपित करे ऐसे किसी व्यापार में लगेगा, उसका नियंत्रण करेगा जिसके द्वारा कोई स्वापक औषधि या मनापाई पदार्थ भारत से बाहर प्राप्त किया जाता है, भारत से बाहर किसी व्यक्ति को प्रदाय किया जाता है, अन्यथा केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ही ये कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो केंद्र सरकार मोस्टली जो उत्पादन करवाती है तो वो खुद ही खरीदती है। भारत सरकार के कारखाने हैं, उनमें इनका उत्पादन होता है वैज्ञानिक उपयोग के लिए या चिकित्सीय उपयोग के लिए। तो यहाँ पे ब्राह्य व्यवहार का निर्बंधन कौन सी धारा करती, 12 करती है। करस्तम कुर्की के दायित्वाधीन ना होना 11 बताती है। 13 देखिए, सुरुचि कर्मक की निर्मितियों में उपयोग के लिए कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में विशेष उपबंध। अब देखिए, धारा 8 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार किसी शर्त, देखिए केंद्रीय सरकार तीनों में आ रहे हैं, तीनों में केंद्रीय सरकार का पावर है इसमें, देखो 12 में भी है, 13 में भी है। केंद्रीय सरकार किसी शर्त सहित या उसके बिना और सरकार की ओर से ऐसे किसी सुरुचि कर्मक की निर्मिति में जिसमें कोई एल्कलॉइड नहीं है उपयोग के लिए
और ऐसे उपयोग के लिए आवश्यक विस्तार तक किसी कोका के पौधे की खेती या उसके किसी भाग के संग्रह के या कोका की पत्तियों के उत्पादन, कब्जे, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, भारत में आयात की अनुज्ञा दे सकेगी। तो देखिए, इसको अनुज्ञा देने का पावर है केंद्र सरकार को। ये क्या करेगी? सुरुचि कर्मक की निर्मितियों के उपयोग के लिए। तो कुल मिला के सुरुचि कर्मक क्या होते हैं? यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में क्या नाम दिया गया इनको, फॉर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लावरिंग एजेंट। फ्लावरिंग एजेंट, अब देखिए जैसे फ्लावर होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं पानी टिक्की कितने फ्लावर की होती है, तो ये फ्लावरिंग के एजेंट के तौर पे भी इनका उपयोग किया जा सकता है। कोई ऐसा फ्लावरिंग किया जाए जैसे, अब मैं इसको ज़्यादा नहीं बता सकता, ये कॉस्टली पर्पज़ से अपन इसको समझ लीजिए। 14 कैनविस, कैनविस के बारे में विशेष उपबंध। धारा 8 में किसी बात के होते हुए भी सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश से बहस की जाए, केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने के औद्योगिक प्रयोजन के लिए, उद्यान कृषि के प्रयोजन के लिए किसी कैनविस के पौधे की खेती करने की अनुज्ञा दे सकेगी। कैनविस के पौधे की खेती करने की अनुज्ञा यहाँ पे कौन दे सकेगा? सरकार दे सकेगी। सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। अब यहाँ पे आ जाएंगे अपराध और शास्त्रियों के बारे में, चैप्टर 4 है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या ये बताता है, देखिए 15 से लेकर 40 तक की धाराओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। ये चैप्टर और अपन यहाँ पढ़ते हैं 5 और 6। मुझे नहीं लगता कि अपन इसको एक दिन में पढ़ पाएंगे, लेकिन यहाँ दंड वाला चैप्टर अपन पढ़ लें तो 5 और 6 अपन कल आसानी से पढ़ सकते हैं। एक रिवीजन करेंगे पिछला और आगे का पढ़ लेंगे तो ये कवर हो जाएगा अपना। देखिए पोस्ट ऋण, देखिए हम 3 एंगल से पढ़ेंगे यहाँ पे, अल्प मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा से कम और वाणिज्यिक मात्रा, 3 एंगल से अपन दंडों को पढ़ेंगे। देखिए पोस्ट ऋण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, पोस्ट ऋण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, निकाले गए किसी आदेश, दी गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में पोस्ट ऋण का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात निर्यात करेगा, विक्रय, क्रय, उपयोग, उसको भंडारण में रखने का लोप करेगा, भारतीय पोस्ट ऋण को हटाएगा, उसके बाबत कार्य करेगा। तो पोस्ट ऋण के संबंध में कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो बताए गए निर्देश के अनुसार करना है, उस निर्देश के अनुसार न करके अन्य तरीके से आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या होगा? अल्प मात्रा में उल्लंघन है आपका तो 1 वर्ष तक कठोर कारावास या 1 लाख तक का 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 1 वर्ष तक कठोर कारावास, 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। अगर वाणिज्यिक मात्रा से कम है, अल्प मात्रा से अधिक है और वाणिज्यिक मात्रा से कम है तो कठोर कारावास 10 वर्ष तक और 1 लाख रुपए तक जुर्माने से दंडित होगा। देखिए दूसरा दंड हो गया इसमें। अब मात्रा के आधार पर दंड चलेगा यहाँ पे सब धाराओं में। जहाँ पे वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वाणिज्यिक मात्रा मतलब एक व्यापार के तौर पे आप कर रहे हैं, जैसे हमसे तो बात कर रहा हूँ 100 ग्राम बादाम की, आप बोरी भर बादाम की बात कर रहे हैं, एक बोरे भर बादाम, 100 बोरी बादाम की बात कर रहे हैं, तो वाणिज्यिक मात्रा हो गई ना। इसी तरह ज़्यादा व्यापक मात्रा है। कठोर कारावास 10 वर्ष से 20 वर्ष तक और जुर्माना 1 लाख से 2 लाख तक हो सकेगा। कठोर कारावास 10 वर्ष से 20 वर्ष तक और जुर्माना 1 लाख से 2 लाख तक हो सकेगा। परंतु कहता है कि अगर लेखबद्ध कारण लिखे जाए निर्णय में तो 2 लाख से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनको आप पढ़िएगा। 1/10 अल्प मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा 10/1 और वाणिज्यिक मात्रा से कम 10/1 और वाणिज्यिक मात्रा 10/20 प्लस 1/2। ऐसा कुछ आप कोड बना लीजिए जिससे आपको ये दंड याद रहे। 16 कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब देखिए इसमें वही चीज़ें हैं रिपीट के, आयात निर्यात कब्जा विक्रय नहीं करेगा तो यहाँ दंड कितना है? 10 वर्ष का कठोर कारावास है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। कोका के पौधे और पत्तियों के उल्लंघन के लिए दंड 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। 2 17
निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। कौन सी धारा बताती है? धारा 17 बताती है निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में निर्मित अफीम या का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, उपयोग करेगा। अब निर्मित अफीम के संबंध में ये कर रहे हैं, उल्लंघन में दंड है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 17 पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी धारा का नाम पूछा जा सकता है, किस धारा में किसका दंड दिया गया, दंड कितना ही पूछा जा सकता है। अल्प मात्रा के संबंध में है तो 1 वर्ष कठोर कारावास, 10,000 जुर्माने या दोनों, जैसा पहले दिया गया वही दंड यहाँ है अल्प मात्रा में। वाणिज्यिक मात्रा से कम है, अल्प मात्रा से ज़्यादा है तो जैसा पहले दिया गया 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना, वैसा ही है 16 के समान, मतलब 14 के समान, 15 के समान दंड है, 15 के समान। वाणिज्यिक मात्रा के उल्लंघन के लिए दंड जैसे 15 में दिया गया वैसी दंड यहाँ है 17 में। कितना है? 10 वर्ष कठोर कारावास, 10 वर्ष से 20 वर्ष तक, जुर्माना 1 लाख से 2 लाख तक, दंड नहीं होगा और 2 लाख से अधिक भी हो सकेगा, पर्याप्त कारण। तो ये दंड तीनों दंड है और परंतु का दंड भी सेक्शन 15 के समान है 17 में। तो 15 में अपन ने क्या पढ़ा था? पोस्ट ऋण के उल्लंघन में, और 17 में क्या पढ़ा? अफीम, निर्मित अफीम के उल्लंघन में। इसके बाद अपन 18 में आ जाएंगे, अफीम पोस्ट और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम दंड है, यहाँ अपन को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना है, दंड की मात्रा बिल्कुल वही सेम है। लेकिन यहाँ पे अल्प मात्रा दिया गया है, वाणिज्यिक मात्रा, तीनों चीज़ें वही हैं। बाद में सी नंबर में यहाँ वाणिज्यिक मात्रा से कम दिया गया, बिल्कुल सेम दंड है। कितना? 10/1। पहला क्या है? 1/10। दूसरा क्या है? 10/1। तीसरा क्या है? 10/20 प्लस 1/2 और 2 वर्ष से थे, वही दंड यहाँ है। अफीम पोस्ट और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड 18। 19 में खेतीहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड है। प्रेमचंद की बात हो रही गबन की, कहाँ पे? 19 में। प्रेमचंद गबन की बात हो रही 19 में, ठीक है। गबन, खेतीहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड, सेक्शन 19। केंद्र सरकार के लिए अफीम पोस्ट की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त हो, अनुज्ञप्त जो कोई खेतीदार उत्पादित अफीम या उसके भाग का गबन करेगा, मतलब हड़प जाएगा। गबन में आपराधिक क्या करेगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, या उसका अन्यथा अवैध व्ययन करेगा, कठोर कारावास से 10 वर्ष से कम नहीं 20 वर्ष तक, जुर्माना 1 लाख से 2 लाख तक हो सकेगा और लेखबद्ध कारण से 2 लाख से अधिक हो सकेगा। वाणिज्यिक मात्रा के समान दंड दिया जाएगा उसको गबन करने के लिए। कठोर कारावास मतलब 10/20 प्लस 1/2 और 2 वर्ष से अधिक भी, 2 लाख से अधिक भी हो सकेगा जुर्माना। 20 कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब इसको धारा को अपन को थोड़ा पढ़ना है, कैसे यहाँ ओटी बनता है कि जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में क्या करेगा? किसी कैनबिस के पौधे की खेती करेगा। बिना अनुज्ञप्ति के आप कैनबिस के पौधे की खेती करेंगे तो क्या होगा? कैनबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात निर्यात, उपयोग करेगा, अन्य संव्यवहार करेगा। खेती करेगा, अन्य संव्यवहार करेगा, बेचेगा, खरीदेगा, आयात निर्यात करेगा। पहला है। अब यहाँ पे देखिएगा दंड 2 भागों में बटे हैं, रोमन 1, रोमन 2। खंड 1 के उपबंध में मतलब खेती करेंगे तो आप उल्लंघन कर रहे हैं, खेती करते बिना लाइसेंस के, कै की खेती कर रहे हैं? कैनबिस की पौधे की खेती कर रहे हैं, तो रोमन 1 में उसके लिए दंड दिया गया है, कठोर कारावास 10 वर्ष तक हो सकेगा और 1 लाख रुपये जुर्माने से, 10 वर्ष तक और 1 लाख रुपये जुर्माने से। और उत्पादन, विनिर्माण आदि करेगा तो यहाँ 3 दंड हैं, वही अल्प मात्रा 1/10, अल्प मात्रा से अधिक, वाणिज्यिक मात्रा से कम 10/1, वाणिज्यिक मात्रा 10/20 प्लस 1/2 और 2 लाख से अधिक भी जुर्माना लेखबद्ध कारण से हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं अपन सेक्शन 21, विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड है, आयात निर्यात परिवहन करेगा, वही चीज़ें यहाँ हैं। अल्प मात्रा पे 1/10 है, कठोर कारावास, वाणिज्यिक मात्रा से कम है, अल्प मात्रा से अधिक है, कठोर कारावास 10/1 है, 10 वर्ष का कारावास, 1 लाख का जुर्माना।
और वाणिज्यिक मात्रा है तो कठोर कारोबार 10 वर्ष से 20 वर्ष तक और 1 लाख से 2 लाख तक, और परंतु कहता है लेखबद्ध कारण से 2 लाख से अधिक का जुर्माना लगा सकेंगे। सेक्शन 22 में आ जाते हैं, मना प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड है। मना प्रभावी पदार्थ हैं जो सब्सटेंस है, उसके संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, निकाले गए किसी आदेश, दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी मना प्रभावी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात निर्यात करे या उपयोग करेगा, जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है तो कठोर कारावास से 1 वर्ष से तथा जुर्माने से 10,000 तक। तो 1/10 से, अल्प मात्रा से अधिक है, वाणिज्यिक मात्रा से कम 10/1 से, और वाणिज्यिक मात्रा में 10 से 10/20 या 1/2 से, और 2 लाख से अधिक भी पर्याप्त कारण पर हो सकेगा। वही दंड पुनरावृत्ति है 22 में। मना प्रभावी पदार्थ का उल्लंघन कौन सी धारा बताती है? 22 दंड बताती है। 23 कहती है स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ के अवैध रूप से भारत में आया तो भारत निर्यात या अंतरण के लिए दंड। देखिए धारा से स्पष्ट हो रहा है, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं। अल्प मात्रा है तो 1/10 कठोर, अल्प मात्रा से अधिक है, वाणिज्यिक मात्रा से कम 10 वर्ष 1 लाख कठोर, वाणिज्यिक मात्रा है तो कठोर 10 वर्ष से 20 वर्ष तक, और 1 लाख से 2 लाख तक जुर्माना, और 2 लाख से अधिक भी हो सकेगा। तो ऐसी चीज़ें अपन यहाँ पर देख रहे हैं। सेक्शन 24 में आ जाते हैं, धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थों में बाह्य व्यवहार के लिए दंड। अब बाह्य व्यवहार अपन 12 में पढ़े ना, बाह्य व्यवहार, उसके लिए दंड यहाँ बताया गया है। जो कोई किसी ऐसे व्यापार में लगेगा उसका नियंत्रण करेगा जिसके द्वारा कोई स्वापक औषधि, कोई मना प्रभावी पदार्थ केंद्रीय सरकार के पूर्व प्राधिकार के बिना या धारा 12 के अधीन दिए गए किसी प्राधिकार की शर्तों से अन्यथा भारत के बाहर अभी प्राप्त किया जाता है और भारत से बाहर किसी व्यक्ति को प्रदाय किया जाता है, कठोर कारावास से 10 वर्ष से 20 वर्ष तक और जुर्माने से 1 लाख से 2 लाख तक, और पर्याप्त कारण होने पर 2 लाख से अधिक जुर्माना दिया जा सकता है। 25 किसी अपराध के किए जाने के लिए किसी पर्सन आदि का उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के लिए दंड। आप अपना कमरा प्रोवाइड करा दें, नशा कर लो यहाँ पे। देखिए, जो कोई किसी गृह, कक्ष, अहाते, जगह, स्थान, जीव जंतु या प्रभरण या स्वामी अधिभोगी रहते हुए उसका नियंत्रण या उपयोग करते हुए उसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने के लिए उपयोग किए जाने की जानबूझकर अनुज्ञा देगा, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। सेम दंड, जो अपराध के लिए दंड है वही दंड इसको भी दिया जाएगा। आप अनुज्ञा देते हैं कि हमारे घर पर बैठ के आप सामान रख लीजिए, अवैध पी लीजिए, खा लीजिए, तो दंडित किए जाएंगे। 25 से धारा 9A के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड। देखिए यहाँ पे गृह परमिशन दे रहे हैं, आप परिसर दे रहे हैं, आप परिसर में कोई भी काम ऐसा विधि विरुद्ध करता है, उपयोग करता है परिसर का, तो दंडित किया जाएगा सेम दंड से। 25 में 25 से बोलता है धारा 9A के अधीन दिए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड। अब 9A में अपन ने आदेश देखे थे, तो इसमें क्या है? कठोर कारावास से 10 वर्ष तक, जुर्माने से 1 लाख तक, और पर्याप्त कारण पर 1 लाख से अधिक जुर्माना हो सके। सेक्शन 26 में आ जाते हैं, अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड। तो यहाँ पर लिखा है, यदि इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, निकाले गए किसी आदेश के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, प्राधिकार का धारक या उसके नियोजन में का या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार लेखा रखने या विवरण प्रस्तुत करने या किसी युक्त हेतु के बिना लोप करेगा, रिकॉर्ड नहीं रखेगा प्रॉपर, कितना बो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, प्राधिकार पेश करने में किसी युक्त हेतु के बिना असफल रहेगा। ऐसा कोई लेख रखेगा या ऐसा कोई लेख कथन करेगा जो मिथ्या है अथवा जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह गलत है। ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त को जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई शास्ति विहित नहीं की गई है, भंग करके जानबूझकर और जानते हुए कोई कार्य करेगा, तो सेवक हैं या अनुज्ञप्तिधारी हैं तो उन्हें कुछ आचरण के नियम बताए जाएंगे कि ये करना पड़ेगा आपको, इसके विरोध में काम करेंगे तो हम आपको 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित कर देंगे। सेक्शन 26 में क्लास के, जैसे मान लीजिए अपन क्लास पढ़ते, एक बच्चा ने ज्वाइन किया था, वो अपना क्लास स्क्रीन शेयर उसने ऑन किया, वो अपना मोबाइल स्क्रीन चलाया जा रहा, मैंने उसको डांट दिया उस दिन,
तुम्हारी प्राइवेसी है, सबको इंटरफेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है कि अपन को बहुत मर्यादा में रहना चाहिए। कोई भी चीज़ है ना, आप अगर एक मर्यादा बना के रहेंगे तो एक लंबे समय तक टिक सकते हैं, मर्यादा में नहीं रहेंगे तो टिक नहीं सकता आदमी। तो स्वयं के दृढ़ निश्चय होना चाहिए, स्वयं के दृढ़ निश्चय बना लिए हैं, अब बिल्कुल टूट पड़िए, लग जाइए कि एडीपीओ बनना है, चाहे जो हो जाए। अब तो जौहर का टाइम आ गया है, देखिए जौहर दिखाने का टाइम आ गया है बिल्कुल। अब जितना टाइम आगे बढ़ता जाएगा उतने हम माइनस होते जाएंगे, एग्ज़ाम के करीब पहुँचते जाएंगे। डेट नहीं बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डेट बढ़ने का कोई रीज़न आ रहा है। तो एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम पे होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब तो ओपन सब हो गए, स्कूल में स्कूल हर चीज़ तो ओपन होने लगी। मास्क भी लगाना बंद ही कर दिया एक हिसाब से हम लोगों ने। तो अब थोड़ा ये है कि इम्यून सिस्टम फिर भी मजबूत रखना है, अदरक मदरक स्ट्रॉन्ग लेते रहना है। अदरक ही जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग लीजिए, 2-3 दिन में एक आध बार दूध में हल्दी डाल के पीजिए, बॉइल्ड दूध में, ये प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाते हैं। और चीज़ें तो सब ठीक हैं, ये दवाई का वो तो ठीक ही है। आ जाते हैं आगे, बात करते हैं हम 27 पे। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में पूछी जाती है। किसी स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए दंड। जो कोई किसी स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ का उपयोग करेगा वह, जहाँ किसी स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ जिसका उपभोग किया गया है, कोकोइन, मॉर्फिन, डायस्टिलिन या ऐसी कोई अन्य स्वापक औषधि या कोई ऐसा कोई मना प्रभावी पदार्थ है जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, वह कठोर कारावास से 1 वर्ष से की हो सकेगी या जुर्माने से 20,000 रुपये तक हो सके या दोनों से दंडित होगा। कठोर कारावास 1 वर्ष तक या जुर्माने से 20,000 तक या दोनों से दंडित हो सकेगा उपभोग करने पर। कौन सी चीज़ें उपभोग कर रहा है, नंबर डाल दीजिए। कोकेन 1, मॉर्फिन 2, डायस्टिल मॉर्फिन 3, कोई ऐसी अन्य स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ 4 चीज़ों का उपभोग कर रहा है तो 1 वर्ष कठोर कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना है दोनों। जहाँ ऐसी स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ का उपभोग किया गया जो खंड 1 में विनिर्दिष्ट औषधि या पदार्थ से भिन्न है। अब देखिए भिन्न पदार्थ की बात कर रहे हैं, जैसे गांजा पीता हुआ कोई पा जाए तो उसको कितना दंड देंगे? 6 माह तक कारावास है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना है, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इनके अलावा कोकेन, मॉर्फिन, डायस्टिल मॉर्फिन और अन्य औषधियों के अलावा कोई अन्य पदार्थ का सेवन करता तो 6 माह 10,000 दोनों का दंड दिया जाएगा। वरना 1 वर्ष तक कठोर कारावास, 20,000 या जुर्माने से दंडित होगा इन 4 के मामले। 27 से अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए दंड। अब देखो ऐसे लोग भी होते हैं जो अपराधी काम करवाते हैं, हेरा फेरी तस्करी करवाते हैं, वित्त पोषण करते हैं कि हमें पैसा दे रहे हैं, आप काम करो, हम पर लागत लगा रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं तो उन्हें दंडित करने की बात यहाँ 27 में की गई। जो कोई प्रत्यक्षता धारा 2(8)(a) उपखंड 1 या उपखंड 5 तक में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप का वित्त पोषण करने में, अवैध व्यापार है ना यहाँ पे, या पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लगे किसी व्यक्ति को संरक्षण देने में संलग्न होगा, कठोर कारावास 10 वर्ष से 20 वर्ष तक और जुर्माना 1 लाख से 2 लाख तक का हो सकेगा। लेखबद्ध कारण से 2 लाख से अधिक जुर्माना लगाया जा सके। 27(b) धारा 8(a) के उल्लंघन के लिए दंड। कोई धारा 8(a) के उपबंध का उल्लंघन करेगा, 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, कठोर कारावास से दंडनीय और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित होगा और जुर्माने से। अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड। तो इस अधिनियम के अंदर कोई अपराध करेगा तो अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। इतना आप अंडरलाइन कर लेना बस। दुष्पीड़न और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। तो यहाँ भी सबसे लास्ट की लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा। कोई भी दुष्पीड़न करेगा, अपराध का षड्यंत्र करेगा तो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंड नहीं होगा। बस इतना ही पढ़ना है आपको, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। सब नाम पूछा जाएगा, दंड पूछा जाएगा। सेक्शन 30 में आ जाइए, तैयारी के लिए दंड क्या है। जो कोई इस अधिनियम के अधीन धारा 19, 24, 27 से कि किसी उपबंध से दंडनीय अपराध और किसी ऐसे अपराध के लिए जो स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, गठित करता है, करने की तैयारी करेगा, लोप करेगा, क्या दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे दंड थोड़ा देख लीजिए आप, कठोर कारावास से आगे देखेंगे अपन कितना हो सकेगा। ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक हो सकेगा या जुर्माने से, अधिकतम अवधि के आधे से या जुर्माने से, न्यूनतम अवधि के आधे से या अधिकतम अवधि के आधे से या जुर्माने से न्यूनतम का जो
अधिकतम तक आधा, न्यूनतम का आधा, अधिकतम 1/2, चाहे अधिकतम कारावास के दो उसका 1/2, न्यूनतम कारावास के दो उसका 1/2, अधिकतम जुर्माना है उसका 1/2, न्यूनतम जुर्माना है उसका 1/2। यह केवल जुर्माने से दंडित होगा, उच्चतर जुर्माने से दंडित होगा, परंतु कहती है अगर लेखबद्ध कारण लिखिएगा तो मैक्सिमम दंड दिया जा सकता है, मैक्सिमम फाइन लगा सकता है। तो तैयारी के लिए 1/2 है, चाहे वो कारावास की हो या जुर्माने की हो, आधी लगेगी। मान लीजिए 10 साल की सजा है तो 5 साल की सजा होगी, 10 से 20 साल की सजा है तो 5 साल की सजा हो सकती है, न्यूनतम का आधा। अधिकतम 20 साल है तो 20 साल का आधा कितना, 10 साल हो सकती है। 1 लाख से 2 लाख जुर्माना है तो न्यूनतम का जुर्माने का आधा कितना, 50,000 हो जाएगा, और अधिकतम 2 लाख का आधा कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। यह जुर्माने तक 1 लाख से 2 लाख जुर्माना भी हो सकता है, ये भी आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 31 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अपराधों के लिए वर्धित दंड। अब ये कह रहे हैं एक बार दोष सिद्ध हो चुका है, दोबारा दोष सिद्ध होता है NDPS में, तो उसके लिए यहाँ दंड बताया गया है। यहाँ दंड बताया गया है, आप इसकी लास्ट की 2.5 लाइन पढ़ेंगे। कठोर कारावास से अधिकतम 1.5 गुना तक हो सकता है, कठोर कारावास की अधिकतम अवधि के 1.5 गुने तक से, या जुर्माने या अधिकतम दंड का 1.5 गुना, या जुर्माने की अधिकतम रकम के 1.5 गुने तक, जुर्माने के 1.5 गुने तक। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, 1.5 गुना लगेगा यहाँ पे पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात दंडित होने पर। मतलब एक बार अपराध कर चुका है और दंडित हो चुका है, दोबारा फिर NDPS में अपराध करता है तो उसे 1.5 गुना दंड दिया जाएगा। मान लीजिए 1 साल की सजा लगती है तो 1.5 गुना कितना होगा, अपन 1.5 गुना लगा देंगे, 2 गुना तो 2 साल हो जाएगा, तो 1.5 ही साल मान लो अपन, 1.5 गुना हो गया। इसको पढ़ लीजिएगा, आप ज़्यादा उलझिएगा मत यहाँ धाराओं में, जितना कम स्पीड पढ़ेंगे उतने ही क्वेश्चन आना है, उससे ज़्यादा यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आना है। शुरू के कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, 1 से लेके 14 तक की धाराएं आपको समझना अच्छा जरूरी है। वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, या कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा धारा का नाम आएगा, दंड लिखो बस। 31 से पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है, ये को अपन थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है, 7:49 हो गए हैं, ठीक है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ अपन 31A पे छोड़ दें। मैं थोड़ा 2-4 मिनट आपको गैप करता हूँ, कैसे कल का दिन लग ही जाएगा, 2 घंटे और चाहिए अपन को, तब इसको पढ़ पाएंगे। तो 31A थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मृत्युदंड दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, तो इतना आप रिवीजन कीजिए 31 तक। 31A से आगे अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ मैं 2 मिनट के लिए बस 2-3 मिनट को गैप कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एक टॉपिक आपका GS का करवाता हूँ, ठीक है।